हेलो बच्चों, आज आपका सेकंड लेक्चर है सॉलिड स्टेट का। क्लास 12 का लेसन फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, इसका सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर इससे पहले आप जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं उसमें आपने क्या पढ़ा है? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। सिंपल, बेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंडसेंटर्ड। इसमें आपने कणों की कुल संख्या और प्रभावी कणों की कुल संख्या ज्ञात की। प्रभावी कणों के ही आधार पर संकुलन क्षमता को समझिए। तो संकुलन क्षमता क्रिस्टल जालक में अवयवी कण, ये घनीय क्रिस्टल जालक है, एक एकक कोशिका, अब इसके आठों कोनों पर जो कण उपस्थित हैं उन्हीं को हम अवयवी कण कहेंगे। अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का, ये तो आप इसका एक बेस तरीके से बनाया गया फोटो है, जो आपको इस तरह बनता है। जो रियल है वो देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए इस कण पे कोई, इस कोने पे कोई कण उपस्थित है तो हमें तो दर्शाया गया, लेकिन जो आप देखेंगे वो कुछ इस तरह होगा। अर्थात ये कण पूरा इस तरह होगा, लेकिन ये दूसरी एकक कोशिका में इतना भाग, ये दूसरी एकक कोशिका में, इसके पीछे जो होगा वो दूसरी एकक कोशिका में। मतलब ये कितने भागों में विभाजित है? 1/8 भागों में विभाजित है। मतलब 1/8 भाग ही इसमें आएगा। तो जो भाग इस एकक कोशिका के अंदर आ रहा है उसी को इसकी संकुलन क्षमता कहते हैं। अब किसी हम एकक कोशिका में संकुलन क्षमता किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये देखिए। तो संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा आपका कि कुल कणों का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन गुणे 100। तो कुल कणों का आयतन मतलब कणों की कुल संख्या, कितने कण हैं, कुल कणों की संख्या गुणे कुल कणों की संख्या। तो जितने कण होंगे उनके आयतन से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो एक कण का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन। गुणे 100। अब कुल कणों की संख्या, तो यहाँ कुल कणों की संख्या को हम Z से डिनोट करेंगे। और एक कण का आयतन, कण किस तरह होता है, गोल होता है, केंद्र, और यहाँ से इसकी दूरी r। तो ये क्या हो जाएगा, गुणे 4/3 पाई r क्यूब और बटे एक एकक कोशिका का आयतन। तो देखिए इसमें आपने सातों क्रिस्टल सिस्टम जो पढ़े हैं उसमें जो सबसे सरल क्रिस्टल सिस्टम है वो है सरल घनीय क्यूबिक क्यूबाइडल यूनिट सेल। तो उसी को आधार मानकर हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। जो सबसे सरल है कौन सा है, घनीय। ठीक, तो यहाँ घन का आयतन क्या हो जाएगा,
ए क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया, संकुलन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र। मतलब संकुलन क्षमता बराबर कुल कणों की संख्या, जितने कण इसमें एकक कोष्ठिका में उपस्थित हैं, गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब एक कण की कुल आयतन, ठीक, बटे एक एकक कोष्ठिका का आयतन। एक एकक कोष्ठिका क्या है, घन है, तो घन में क्या होता है, क्यूब होता है, तो ए क्यूब होता है। तो क्या हो जाएगा, जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब। ये आपका संकुलन क्षमता हो गया। अब संकुलन क्षमता में सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। अब संकुलन क्षमता आपको हमने तभी बताया कि केवल घन में ही, घन के लिए या जो सबसे सरल यूनिट है घन, उसके अकॉर्डिंग किया गया था। तो उसका फार्मूला क्या आया था, z × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये आपका संकुलन क्षमता आया था। अब सरल घनीय एकक कोष्ठिका की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, तो ये देखिए एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका है, ठीक, इसके 8 कोनों पर 8 बिंदु उपस्थित है। अब ये इसका 3D डायग्राम आप कह सकते हैं। ये पहला कण, ये दूसरा कण, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां कण, ये 6वां कण और ये 7वां कण। ये तो आप दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसके जस्ट पीछे है। जैसे ये आपका डिब्बा है, हाँ, अब डिब्बे को तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दफ्ती लगी हुई है, लेकिन अगर हमें कहीं चित्र बनाना तो हम तो ऐसे बनाएंगे। उसी प्रकार जब हम इसका 3D डायग्राम देखते हैं तो हमें ये कुछ इस तरह नज़र आता है, लेकिन हम इसको निरूपित कैसे करते हैं, ये। अब इनके केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र से दूसरे केंद्र के बीच की दूरी को हम ए कहेंगे। यहाँ पे आपने ए क्यूब निकाला और यहाँ पे आपने ये इसको ए कहा है, ये ए हो गया, बी सी, आपने इसी के आधार पर 7 क्रिस्टल जालक बनाए हैं। अब इनके आधार पर, इस फार्मूले के आधार पर सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता, मतलब कि कण जो हैं वो सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कितना आयतन उसका कवर करेंगे, तो संकुलन क्षमता का फार्मूला है। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका में प्रभावी कण बराबर 1। इससे पहले हमने आपको बताया था प्रभावी कण कैसे ज्ञात किया जाता है। कुल कण कितने हैं इसमें, 8 हैं, किंतु प्रभावी कण कितने हैं, 1 हैं। कैसे, फिर से देख लीजिए इसको। एक कण कितने भागों में विभाजित होता है, 1/8 भागों में सह-विभाजित होता है, लेकिन 1/8 भागों में सह-विभाजित है, तो 8 कण का मान क्या आ जाएगा, गुणा कर दिए 1, तो प्रभावी कण की संख्या 1, तो जेड की संख्या क्या आ गई 1, 4/3 पाई आर क्यूब और इसका मान ए क्यूब। अब यहाँ देखिए आप, एक कण से दूसरे कण के बीच की दूरी a है और a को हम 2r कह सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, r क्या हो जाएगा 2r, और इसी को हम क्या कह सकते हैं a, या तो a कह सकते हैं या तो 2r, 2 कणों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे a क्यूब, तो a क्यूब को हमने r में चेंज कर दिया, a का मान तो अभी हमें दिया नहीं गया, तो a का मान हमने r में चेंज कर दिया, तो r का क्या मान गया 2r क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, 1 का गुणा हो गया इसमें, ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब गुणे 100। अब 4/3 पाई आर क्यूब 8 आर क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8 आ गया आर क्यूब, ठीक। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 4 × 3.14 बटे 4 × 3 गुणे कितना आ गया यहाँ पे आपका 100, ये 3 यहाँ आ गया। और अगर हम इसका गुणा करके मान निकालेंगे तो 52.4%, मान लीजिए ये 100% इसका आयतन है, तो इसमें से जो कणों का कुल आयतन होगा वो 52.4% होगा। अगर हम खाली बात करें कि इसमें कितनी जगह खाली होगी, अगर ये हमें निकालना है तो इसको हम 100 से माइनस कर दें, तो 100 से माइनस करने में कितना आ जाएगा 47.6 आ जाएगा। मतलब कुल कणों का आयतन कितना आ जाएगा 52.4 और खाली स्थान आ जाएगा 47.6।
तो आप सरल घनीय एकक कोष्ठिका में इस प्रकार आप उसके कुल आयतन का भाग निकाल सकते हैं। अब सेकंड है आपका फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। फलक केंद्रीय आप इससे पहले पढ़ चुके हैं फेस सेंटर्ड, कि हर एक फेस पे 8 कोनों पे कण तो उपस्थित होगा, लेकिन उसके साथ हर फलक पर, ये एक फलक है, इसके बीच में एक कण, इधर एक कण, इधर एक कण, इधर इस तरफ और इस तरफ, मतलब 6 फलकों पे 6 कण उपस्थित होगा। ठीक, तो ये आपका घनीय आपका फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका है। तो ये आपका फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका है, ये आपके 8 कण हो गए। ठीक, हर फलक पर, इस फलक पे एक एकक कोष्ठिका, एक कण, इस फलक पर एक कण, इस फलक पर ये एक इसका कण, इस फलक पर एक इसका कण। अब नीचे देखिए, नीचे के फलक 1 2 3 4, इसके मध्य में एक कण और इसके मध्य में एक कण, और इस हमने इसको माना A B C और इसकी एक लंबाई को हमने A माना, क्योंकि हम घनीय पढ़ रहे हैं तो घन में क्या होता है, सबकी लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए आप पहले संकुलन क्षमता को हम किससे लिखते हैं, Z गुणे 4/3 पाई r³ बटे a³। तो अब a³ है और r³ है, या तो r को हम a में बदलें और या तो फिर a को r में बदलें, तब इसका मान आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु से इसके सामने वाले फलक से, अर्थात इसको मान लिया हमने, ये देखिए इसको मान लिया हमने a, ये हो गया आपका b और ये आपका हो गया c, a b c। तो a से b, ठीक, और b से c और c से c, तो ये क्या बन गया, त्रिभुज हो गया c पे। तो यहाँ पे देखिए AB बराबर BC स्क्वायर और AC बराबर, तो AB बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक, तो BC को हमने क्या कहा है, B और C की लंबाई क्या A है, और C और A की लंबाई क्या है, A है, क्योंकि घन है तो दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे AB स्क्वायर A स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, AB बराबर √2A। ठीक, अब इसमें देखिए एक कण यहाँ उपस्थित है, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ। ठीक, ये तो संभवतः आपको आयताकार है, लेकिन जो घनीय होगी उसकी ये फेस और ये फेस, दोनों फेस क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर इस फेस के एक मध्य में कण है और इस फेस के एक मध्य में कण है, तो क्या होगा, दोनों कणों के बीच, इन दोनों कणों के बीच की दूरी और इन दोनों कणों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ये तो संभवतः आपका आयताकार है, लेकिन अगर घन होता ये तो इसके कणों के मध्य की दूरी बराबर होती है। तो उसी के आधार पर हम A B C, ठीक, ये 3 कण हैं, A, यहाँ A देखिए A का कण ये है, ठीक, ये पूरा समूचा आपका कण है। ठीक, उसके बाद B, बीच के फलक का ये यहाँ पे, ठीक, और उसके बाद B कण ये इस कोने पे, ये आपका C हो गया। ठीक, ये आपका एक फलक है, इसको फलक को इस तरह से इस तरह घुमाइए। ठीक, फलक हो गया। तो फलक के में कितने कण हो गए, 1 2, ये आपका दूसरा हो गया और ये तीसरा। तो एक कण की त्रिज्या क्या होती है, r। ठीक, और इसमें देखिए यहाँ से यहाँ की त्रिज्या r, यहाँ से यहाँ की त्रिज्या r, यहाँ से यहाँ की त्रिज्या r और यहाँ से यहाँ की त्रिज्या r। देखिए ये कण जो आपका है ये तो फलक में है तो आधा होगा, लेकिन दूरी तो बराबर होगी। समझिए, जैसे ये आपका फलक के बीच का कण है, ये इसको यहाँ पे, ये इसको आधा काट दिया जाए, आधा काट देने के बाद भी दूरी r और r का मान बराबर होगा। तो r और यहाँ पे r, तो कितने r हो गए यहाँ पे, r प्लस r प्लस r प्लस r 4r। तो a और b के बीच की दूरी क्या हो गई, 4r।
यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं 4r। तो ए बी बराबर आर प्लस आर बराबर ए बी बराबर 4r। और यहाँ ए बी का मान हमें क्या मिला है √2a। तो हम यहाँ कर सकते हैं 4a बराबर √2a, या तो इसको हम √2a कर सकते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी को, या तो 4r कह सकते हैं त्रिज्या के रूप में। तो हमें इसका क्या मिल गया, a को अब हम r में बदल सकते हैं और r को अब हम a में बदल सकते हैं। तो r का मान, अब इस मान को इधर ले जाने पर एक में हमें रखना है a में या r में, ठीक। तो हम इसको a में रखते हैं। तो a का मान निकालने गए r बराबर a √2/4। तो √2/4 r a बाहर आ गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा √2, और यहाँ पे √2 यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह हो जाएगा। तो √2 बाहर आ गया, √2 × r। तो a बराबर क्या हो गया 2 × √2r, ठीक। अब संकुलन क्षमता, हमें a का मान पता चल गया। तो संकुलन क्षमता में रखने पर, तो संकुलन क्षमता में क्या होता है z किसको कहते हैं प्रभावी कण। तो हमें फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका संकुलन क्षमता में प्रभावी कण फलक केंद्रीय कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले हमने बताया इसमें कुल कणों की संख्या कितनी है 14 है, और प्रभावी कणों की संख्या निकालते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था, लेकिन फिर से हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो 1/8 गुणे 8 कोनों पे कण है, तो 8 हो गया, कितना आ जाएगा 1। और 6 फलकों पर है, 6 फलकों में पूरा जो कण है उसका आधा भाग ही फलक के अंदर होता है, जो फलक पर होता है, तो आधा हो जाएगा। तो 1/2 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा 3, और कुल क्या हो जाएंगे कण 4 हो जाएंगे। तो कितने हो गए 4। तो प्रभावी कण का मान क्या हो जाएगा 4 गुणे 4/3 πr3। और यहाँ a का मान हमें क्या मिला है 2 × √2 क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब है और r क्यूब। तो अब इसको हल करने पे हमारे पास आता है 74% कि फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में जो कणों का कुल आयतन इसमें होगा वो 74% होगा। मान लीजिए इसका कितना हो जाएगा 100। तो 100 में से 74% कणों का कुल आयतन है। अगर इसमें से खाली स्थान पूछेगा तो 74 में से हम 100 में से 74 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 26, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। अंतःकेंद्रीय बेस सेंटर्ड, तो बेस सेंटर्ड आप लोग इससे पहले हमने पढ़ाया है SCC, BCC, ECC में। बेस सेंटर्ड की कोष्ठिका के एकदम मध्य में एक अवयवी कण हो, 8 कोनों के साथ साथ कोष्ठिका के मध्य में एक अवयवी कण हो। तो अब इस कोष्ठिका की हम संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस तरह आप देखिए, ये B, इसको हमने A माना है, इस आगे वाले फलक को नहीं, इसके पीछे वाले फलक के एक कोने से और इस कोने को B, और यहाँ पे C, इस तरह आप समझ सकते हैं इसको। B हो गया, C और D, तो ये आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। अब इसमें हम पाइथागोरस, और दूसरी बात कि जितने भी हम अंतःकेंद्रीय पढ़ा रहे हैं या फलक केंद्रीय सरल जो भी हैं कोष्ठिका, वो क्या है घनीय हैं, तो उनकी लंबाई क्या है सबकी a है। तो इसके आधार पर BC² के इस आधार पर हम क्या निकालते हैं, BC² बराबर BD² CD², BC² √BD² प्लस CD², और यहाँ इसका मान क्या आ जाता है √2a। मतलब B से C की दूरी क्या आ जाती है √2a, ठीक। अब इससे पहले भी हमने बताया था कि संकुलन क्षमता बराबर Z × πr3/a³। तो अब इससे इस दोनों फॉर्मेट को हमें एक दूसरे में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पे BD² प्लस CD² तो क्या हो गया √ हमने लिया, तो यहाँ BD² और CD² देखिए, BD और C और D ये घन है, तो घन में भुजाएं क्या होती बराबर होती, तो हमने a माना, तो a² प्लस a² तो क्या आ गया √2a²। तो a का यहाँ पे घन निकल आया और √2a, ठीक। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में
ठीक। ए बी सी में ये आपका कर्ण हो गया, इससे पहले आपने इसमें और इसमें देखा था। जो आपने इससे पहले ये √2a आया है, ये इस फलक का है केवल। अब इस फलक पे हम देखते हैं ये, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी का हमें मान क्या ज्ञात है, √2a, ठीक। तो यहाँ पे √2a का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए सी का मान क्या है, a और c का मान क्या है, a स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर √रूट हट गया, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो क्या आ गया, 3a स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे रूट स्क्वायर इधर आ गया तो रूट लग गया और a का बाहर, तो आ गया यहाँ 3√3a। अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। हाँ, हमें तो यहाँ लंबाई का मान पता चल गया a के फॉर्मेट में। अब r के फॉर्मेट में हमें चेंज करना है। तो देखिए, एक कण इस कोने पे उपस्थित है, एक कण C पे उपस्थित है और एक मध्य में है। तो मध्य में जो है वो तो पूरा कण उस एकक कोष्ठिका का भाग है, जबकि ये 8 भागों में से विभाजित है। तो इसका एक भाग आएगा r और इसमें एक r, यहाँ एक और यहाँ, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, r प्लस r प्लस r आ जाएगा 4r। तो यहाँ पे हो जाएगा, हमें यहाँ से यहाँ की दूरी हमें क्या मिल जाएगी, 4r। तो 4r को हम a के फॉर्मेट में इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से और यहाँ की दूरी क्या ज्ञात कर ली है, √3a, ठीक। तो √3a बराबर 4r हमेशा लिख सकते हैं, क्योंकि a का मान हमें यहाँ से यहाँ का ज्ञात हो गया है। तो अब a के फॉर्मेट में हमें लिखना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो a बराबर 4/√3r, ठीक। अब हमें a का मान पता चल गया, तो अब a के मान को हम इसमें रखेंगे। तो a के मान को रखने के पहले z, अब z अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका को हमने आपको बताया था कि कितना होता है। फिर से देख लेते हैं, 8 कोनों पे 8 कण उपस्थित हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 1। और जबकि एक कण जो है उसके मध्य में उपस्थित है, तो उसका पूरा भाग उसमें समाहित है, तो उसको हम पूरा मानेंगे। और कितना आ जाएगा, 2। तो प्रभावी संख्या क्या हो जाएगी अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका की, 2, जबकि कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो यहाँ पे z बराबर हमने क्या रखा, 2, 4/3 पाई r3, 4/√3 का होल क्यूब और r3 से r3 कट जाएगा। इसको हल करने पे हमारे पास आएगा 68%। अर्थात अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका में जो कणों का कुल आयतन होगा वो 100 में से 68% होगा। अगर खाली आयतन की हम बात करें तो कितना आ जाएगा, तो इसको हम 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 32% खाली।